Hello, welcome student to yet another lecture of your series Electricity and Magnetism. Today we are discussing about the fundamental theorem of calculus, and in accordance we are also discussing with the fundamental theorem of gradient. Okay, so let's start. The fundamental theorem of calculus. Suppose we have a function fx of one variable, then fundamental theorem of calculus suggests us that if you do the integration from a limit a to b of a function f, which is a function of one variable, and you do the integration of first derivative of f with respect to x, then the result is fb minus fa. This theorem is known as the fundamental theorem of calculus. Okay, we can write this expression, this mathematical expression, as limits a to b df by dx, you all know, write as f dash x with respect to x integration, and the right hand side gives fb minus fa. Okay, and one thing that very new to you, that this is a concept which you are studied mathematically, but this is the another way or another side of this topic or this concept, that we have studied del as a vector operator, and vector operator del has its significance that I del by del x plus j del by del y plus k del by del z. Okay, and we studied three mathematical operation when del operating on a scalar quantity gives us a gradient, when del dot with a vector quantity gives us a divergence, and when del cross product with a vector quantity gives us a curl or vector quantity. Okay, so these are mainly three basic operation which del operates. बट अगर आप यहाँ देखें कि डेल हमारे लिए कर क्या रहा है, व्हाट इज द वर्क ऑफ डेल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डेल, तो फंक्शन देखें तो अगर आप इसका किसी स्केलर क्वांटिटी के ऊपर इसको ऑपरेट करें या इसके साथ किसी वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट ले जो हमें डाइवर्जेंस देता है, या फिर इसके साथ किसी वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट ले जो हमें कर्ल देता है, ये तीनों ऑपरेशन में आपको जो भी आपके पास वेक्टर या स्केलर क्वांटिटी है उसको डिफरेंशिएट करेगा. दिस इज क्लियर. देखिए, अगर मैं कहता हूं कि डेल डॉट टी, टी इज एनी स्केलर क्वांटिटी, देन यू कैन operate del on scalar quantity t as I del t by del x plus j del t by del y plus k del t by del z. Okay, you see these three terms, that everywhere del is differentiating a scalar quantity. Although this is a vector, this is complete a vector, but the original function of a del operator is differentiating something. Something means वो चाहे स्केलर क्वांटिटी हो चाहे वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन डेल का जो बेसिक ऑपरेशन है वो किसी भी क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करना है. या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो डेल है वो बेसिकली एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है. यानी आप इसके साथ इसका ऑपरेशन अगर आप किसी वेक्टर के साथ करते हैं, वेक्टर के साथ इसका ऑपरेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर के साथ, या हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं. और किसी स्केलर के साथ हम इसको ऑपरेट जब करते हैं तो भी ये डिफरेंशियल करता है. हम किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं जो हमें डाइवर्जेंस देता है, तब भी ये डिफरेंशिएट करता है. और अगर हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वहां भी ये उस वेक्टर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेगा. तो जो कंसेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि बेसिकली जो डेल है वो एक
डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, ठीक है। अब अगर हम लाइन इंटीग्रल आप पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, तो लाइन इंटीग्रल आप लिखना चाहते हैं किसी भी स्केलर क्वांटिटी, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का, तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पता है इस बात का कि लाइन इंटीग्रल एल वेक्टर क्वांटिटी ए डॉट प्रोडक्ट विथ इन्फिनिटिजिबल लाइन सेगमेंट। ओके, ये आप स्टडी करके आए हैं। अब यहाँ वेक्टर है ए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एल डेल डॉट एनी स्केलर क्वांटिटी से फाई डॉट टीएल, तो भी तो वही बात है, ये दोनों बात एक ही तो हैं। क्यों है एक? क्योंकि यहाँ भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ भी आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है डीएल का, यहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है डीएल का। मीन्स कुल मिला के ये बात है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी हो सकता है कि ये इस ऑपरेशन से ऑब्टेन की गई हो। तो बेसिकली हम ए डॉट डी एल को इस फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। और जब हम ऐसा कर सकते हैं तो इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं उसके बाद कि लिमिट्स ए टू बी डेल फाई, यानी ए की जगह ये वेक्टर है, डॉट डी एल इक्वल टू फाई बी माइनस फाई ए, ये और ये वाला दोनों एक ही तो बात है। यहां भी क्या हो रहा है, डेल डॉट फाई या सॉरी डेल ऑपरेटिंग ऑन फाई गिव्स अस अ डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन के साथ डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट होके जब उसकी लिमिट्स हम बनाएंगे तो उसके साथ हमारे पास जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है बेसिकली हमें ये बताती है कि अगर आप किसी भी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करें, देखिए वेरी क्लियर इन योर माइंड, ये किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं है, ये उस गिवन फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रल है बिटवीन द गिवन लिमिट्स ए टू बी, किन्हीं दो दी गई सीमाओं के अंदर ये इंटीग्रल करता है। और किसका इंटीग्रल करता है? किसी दिए गए फंक्शन के डेरिवेटिव का। यू कैन सी हियर दिस लाइन। और जो राइट हैंड साइड मिलेगी हमें वो क्या कहती है कि जो उस फंक्शन की वैल्यू होगी एक्सट्रीम पॉइंट पे माइनस जो उस फंक्शन की वैल्यू होगी जो स्टार्टिंग पॉइंट है उस पे, ये हमें राइट हैंड साइड देती है। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि द इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन गिव्स अस द रिजल्ट दैट two values subtracted, one value get at the extreme point and one can get at starting point। जब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास राइट हैंड साइड बनती है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम, इसका मीनिंग क्या है? तो स्टेटमेंट में पढ़ देता हूं, लेट मी रीड। The fundamental theorem of calculus says that if you chop the interval from a to b into many teeny pieces, say dx, and add up the increments df from each little piece, the result is equal to the total change in f, that is fb minus fa। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी गिवन लिमिट्स के बीच में से a टू b किसी फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो उस इंटीग्रेशन को जो फिजिकली आप ऑब्टेन करेंगे वो ये है कि आप उस पूरे दो तरीके वहाँ बताए गए हैं। पहला, इस लाइन को देखिए, इन अदर वर्ड्स देयर आर टू वेज टू डिटरमाइन द टोटल चेंज इन द फंक्शन। अगर आप किसी फंक्शन में टोटल चेंज देखना चाहते हैं तो वहाँ दो तरीके आपके पास है। पहला, आइदर सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज एट द एंड पॉइंट्स, जो उसके एंड पॉइंट है वहाँ या तो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कीजिए जो आप इसकी राइट हैंड साइड है, या फिर गो स्टेप एंड स्टेप एडिंग
all the tiny increments and you will get the same answer जो हमें लेफ्ट हैंड साइड बताती है। ठीक है, देखिए बेसिकली द फंडामेंटल थ्योरम सजेस्ट अस दैट द इंटीग्रल ऑफ ए डेरिवेटिव ओवर एन इंटरवल is given by the value of the function at its एंड पॉइंट्स और बाउंड्रीज। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास ये फिगर को आप देख सकते हैं, इस एक्सिस पे हमने x लिया है और इस एक्सिस पे हमने fx लिया है और इस तरह का एक फंक्शन है, इस फंक्शन का इस तरह से वेरी करता है कोई फंक्शन। तो अगर ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट फंक्शन का a और दूसरा पॉइंट है हमारे पास b, ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है b और ये है इसका स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, पॉइंट a पर फंक्शन की वैल्यू है fa और पॉइंट b पर फंक्शन की वैल्यू है fb। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है हमें कि या तो आप ऐसा करें कि ये जो लिमिट्स हैं इनके बीच में जितना भी ये लाइन वाला पाथ दिया गया है, ठीक है मैं यहां ड्रॉ करके आपको बताता हूं, ऐसा पाथ है ये, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। ठीक है, ये पॉइंट a है, ये पॉइंट b है, इस पॉइंट पे fa वैल्यू है फंक्शन की, यहाँ fa है और यहाँ वैल्यू है फंक्शन की fb। तो बेसिकली हमें क्या बताती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये कहती है कि या तो ये जो लिमिट्स हैं दी हुई, कौन सी लिमिट a और b, इनके बीच में जो पाथ है जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह से फंक्शन करता है, या तो आप इस पाथ को छोटे छोटे इंटरवल में ब्रेक कर दीजिए। पहले इंटरवल के लिए हमने इसका लाइन इंटीग्रल निकाला और देखा एफ में कितना चेंज आता है, वो लिख लिया। फिर दूसरे इंटीग्रल के लिए, ये जो दूसरा इंक्रीमेंट है इसके लिए हमने लाइन इंटीग्रल निकाला फंक्शन का और उसे देख लिया वो कितना है। फिर तीसरे के लिए इंक्रीमेंट निकाला, चौथे के लिए इंक्रीमेंट निकाला, पांचवे के लिए इंक्रीमेंट निकाला। इस तरह से आप कहां से कहां पहुंच गए, ए से बी तक। ठीक है, तो ये हमें चेंज दे देगा। बेसिकली देखिए डी एफ बाई डी एक्स क्या बताता है हमें, डी एफ बाई डी एक्स बता रहा है कि एस एक्स के जब आप एक्स को चेंज करते हैं तो एफ में कितना चेंज आता है। बेसिकली जो डी एफ बाई डी एक्स है वो हमें क्या बताता है, ये बताता है कि जब भी आप एक्स में चेंज करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में एफ में कितना चेंज होगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इस फिगर में आप यही तो कर रहे हैं, ये आपके पास फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आप क्या कर रहे हैं, इसमें चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज किया, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने चेंज किस में देखते गए, एफ में देखते गए। तो आपने पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवे के लिए, छठे के लिए, सबके लिए एफ के इंक्रीमेंट्स निकाले और उन सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यही तो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। बिटवीन ए टू बी डी एफ बाई डी एक्स मीन्स चेंज इन एफ विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इन सबको एड अप कर देंगे। ऐड कौन कर रहा है, इंटीग्रेशन। एक तो तरीका ये है एफ में चेंज देखने का। दूसरा तरीका ये बताती है फंडामेंटल थ्योरम कि आप ऐसा ना करें, आप क्या करें, ये आपका फंक्शन है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आप क्या करें, यहां फंक्शन की वैल्यू निकाल लिया आपने एफ ए, यहां फंक्शन की वैल्यू निकाल दिया आपने एफ बी। आप क्या करें, एफ बी में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, एफ बी माइनस एफ ए, तो भी आपके पास सेम रिजल्ट आएगा जो आपने इससे पहले वाले तरीके से निकाला था, मीन्स राइट हैंड साइड। तो बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें ये कहती है, या तो आप ऐसा करें कि आप जो बिटवीन गिवन लिमिट्स हैं आपके पास, उन्हें छोटे छोटे इंटरवल में तोड़ लें और हर इंटरवल के क्रॉसपॉन्डिंग आप देखें एफ में कितना चेंज आ रहा है, उन सारे इंक्रीमेंट को नोट करते जाए, बाद में सब इंक्रीमेंट को जोड़ दे बाय इंटीग्रेशन, दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि दोनों जो एक्सट्रीम पॉइंट हैं जहां से फंक्शन ने का आपने ग्राफ ड्रॉ किया और जहां तक आप गए, उन दोनों गिवन लिमिट्स के बीच में आप उस फंक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे दोनों पे वैल्यूज निकाल दीजिए। एंड पॉइंट की वैल्यू में से स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा जो आपने पहले ऑब्टेन किया था। दैट इज द मेन
मेन फोकस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसी फंडामेंटल थ्योरम की कैलकुलस को, इसी थ्योरम को यूज करते हैं हमने 3 थ्योरम यहाँ ऑब्टेन करनी है। तो पहले से हम शुरुआत करते हैं। पहली थ्योरम है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। क्योंकि हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा है वो ग्रेडियंट का ही पढ़ा है, जहां हम डेल ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। चूंकि देखिए ये पूरी की पूरी कहानी कहां से चल रही है, ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है, आप चेंज देख रहे हैं एफ में, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और एफ में एक्स के रेस्पेक्ट के चेंज देखने का हमारे पास क्या तरीका है, डी एफ बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ, जिसे हम कई बार एफ डैश एक्स भी कहते हैं। और जो हमारा डेल ऑपरेटर है वो भी हमारे पास इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं, उसको एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो अगर डेल आता है इंटीग्रेशन के अंदर तो वो भी कैसा काम करेगा, जिस भी फंक्शन पे ऑपरेट होगा, चाहे वो एक स्केलर क्वांटिटी हो या चाहे फिर वेक्टर क्वांटिटी हो, वो उसमें डिफरेंस, उस फंक्शन का डिफरेंशियल करेगा। और उस फंक्शन का डिफरेंशियल जब वो करेगा तो हमारे पास बेसिकली एफ में किसको क्या दिखाएगा, चेंज को दिखाएगा। दैट इज द पॉइंट। ओके, तो द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट हमें क्या बताती है कि ग्रेडियंट से आप परिचित हैं, बहुत भली भांति परिचित हैं, कि अगर आप किसी डेल को किसी स्केलर क्वांटिटी पे ऑपरेट कर दें तो उससे जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कहलाता है ग्रेडियंट। ठीक है, सपोज वी हैव अ स्मॉलर फंक्शन एफ विच हैव 3 वेरिएबल। कोई भी हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है, सपोज टी, वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। स्टार्टिंग एट पॉइंट ए वी मूव अ स्मॉल डिस्टेंस डी एल। यहाँ इस फिगर पे आप अब कंसंट्रेट करेंगे। ओके, देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई स्केलर फंक्शन है टी, सपोज ये टेम्परेचर है। ठीक है, या आप जरूरी नहीं है कि आप टी ही माने, आप फाई ले लें, टी ले लें, कुछ भी। टेम्परेचर को हम इसलिए कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा सोचने में आसानी कर देता है हमें, फिजिकल एग्जांपल है तो इसलिए हम टेम्परेचर को प्रीफर करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन है टी, जो किसका फंक्शन है, एक्स वाई और जेड का, 3 डायमेंशनल स्पेस में एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन को जब हम 3 डायमेंशनल स्पेस में ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह का हमें ग्राफ देखने को मिलता है, ये वाला इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम वैल्यूज देखना चाहते हैं, चेंज देखना चाहते हैं, किस में, फंक्शन टी में। ठीक है, और चेंज देखने के फंडामेंटल थ्योरम हमें 2 रास्ते बताती है। या तो आप क्या करें, इस पूरे इंटरवल को छोटे छोटे इन्फिनिटिजिबल लेंथ में तोड़ लें। इसके रेस्पेक्ट में देखें टी में कितना चेंज आया, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, इसके रेस्पेक्ट में देखें कितना चेंज आया, इसके रेस्पेक्ट में देखें, इसके रेस्पेक्ट में देखें, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, और लास्ट में इसके रेस्पेक्ट में। ये जो इन्फिनिटिजिबल लेंथ में आपने पूरा का पूरा ग्राफ को तोड़ दिया है, इसके रेस्पेक्ट में आप देखें कि आपके फंक्शन में कितना चेंज आया है, और फिर इन सारे इंक्रीमेंट्स को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल चेंज इन द फंक्शन टी within the given limit a and b। ओके, तो ये हमें काम करना है। अब आप एक बात और जानते हैं कि अगर ग्रेडियंट आपको याद है, ग्रेडियंट का कंसेप्ट आपको याद है, तो ग्रेडियंट क्या बोलता है हमें कि इस वाली कोई इक्वेशन पे आप ध्यान देंगे, इस वाली इक्वेशन पे, कि अगर आपको किसी भी फंक्शन टी में चेंज ऑब्टेन करना है, चेंज इन टी आपको प्रिडिक्ट करना है, तो आपके पास तरीका ये है। मीन्स अगर आप देखना चाहते हैं चेंज इन टी, तो आपको करना पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ टी डॉट टी एल।
यानी आप से टी फॉर टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर को डिनोट करता है। अगर आपने टेम्परेचर में चेंज देखना है बिटवीन द गिवन लिमिट्स, ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप पहले ग्रेडियंट निकालें टेम्परेचर का, जो निकल सकता है बिकॉज टेम्परेचर इज ए स्केलर क्वांटिटी, और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कर दें, एक इन्फिनिटिजिबल लाइन सेगमेंट के साथ अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं तो ये जो ऑपरेशन है ये हमें किसको बताएगा, चेंज इन टी को बताएगा। और वही तो हम चाहते हैं कि एक स्मॉल सेगमेंट चलने पे, एक छोटी सी लेंथ चलने पे हमें टी में कितना चेंज मिलता है, यही तो हम चाहते हैं, यही तो हमें करना है। ओके, तो ये हमें बता देगा कि चेंज इन टी। तो अब हमें इस फिगर पे कंसंट्रेट करना है और अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो देखिए, अब ये पाथ में हमने, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको बताऊंगा तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने इस पाथ पे कोई दो पॉइंट मान लीजिए, पहले दो पे कंसंट्रेट करना है, A1 और A2, ये दो हमारे पास कोई एक छोटा सा लाइन सेगमेंट में, इस पूरे पाथ का एक बहुत छोटा सा हिस्सा, इन्फिनिटिजिबल लाइन सेगमेंट, ठीक है। एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है A1 और एंडिंग पॉइंट है इसका A2, और इस छोटे से लाइन सेगमेंट की हमने लेंथ मान ली DL1, ठीक है। तो अब जो हमने इक्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हम इस पे चलेंगे, ठीक है। देखिए, अब इस लेंथ DL1 के लिए अपना ऑपरेशन शुरू करते हैं। तो यहां देखिए, इस इक्वेशन में अगर T में चेंज चाहिए तो पहले हमें लेंथ L1 में चेंज देखना पड़ेगा। तो डेल T डॉट DL1 इक्वल टू क्या देगा, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन DT1, और DT1 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम क्या है, TA2 माइनस TA1। देखिए, यहां देखिए, अगर ये फंक्शन f ना होकर क्या होता, t होता, ठीक है, कोई भी फंक्शन होता और उसका आप क्या करते, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते, ठीक है। ये यही तो हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, देखिए कैसे नहीं हो रहा, df बाई dx इंटू dx, ये df बाई dx कहां से आएगा आपके पास, जब आप क्या करेंगे, डेल को ऑपरेट करेंगे किसके पास, किसके ऊपर, टी के ऊपर, तो नहीं आएगा आपके पास डेल टी, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा आई डेल टी बाई डेल एक्स, और जब उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, आई डी एक्स के साथ, तो हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बिटवीन द गिवन लिमिट्स ए टू बी। तो ये क्या है, ये इसी का तो लेफ्ट हैंड साइड है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की, जो हमें क्या बता रहा है कि अगर आपको चेंज इन टी चाहिए, चेंज इन टी चाहिए, तो आप क्या करें, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का फर्स्ट डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव हमें कहां से ऑब्टेन होगा, जब हम इस स्केलर क्वांटिटी का के ऊपर क्या ऑपरेट कर देंगे, वेक्टर ऑपरेटर ऑपरेट कर देंगे, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब देखिए इस ऑपरेशन को हम कैसे करते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड है, वहां जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, एफ बी माइनस एफ ए, क्योंकि फंक्शन एफ था, तो यहां जो राइट हैंड साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टी ए टू माइनस टी ए वन, चूंकि वहां पॉइंट था, वहां लिमिट्स थी ए और बी, यहां लिमिट्स हैं अभी के लिए, क्या है यहाँ लिमिट्स अभी के लिए, ए वन और ए टू। इस छोटे से लाइन सेगमेंट के लिए क्या लिमिट्स हैं अभी हमारे पास, ए वन और ए टू। तो जब राइट हैंड साइड वहां क्या थी, राइट हैंड साइड वहां क्या थी, एफ बी माइनस एफ ए, तो यहाँ लिमिट, यहाँ क्या हो जाएगी, टी ए टू माइनस टी ए वन।
ये हो जाएगा इस छोटे से लाइन सेगमेंट के लिए। ठीक है, अब एक छोटा सा, जब हम चुके, हमने तो क्या करना है, इन दोनों गिवन लिमिट्स के बीच में पूरा इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है ए और बी के लिए, और इन गिवन लिमिट्स के बीच में अगर हमें ए और बी के बीच में इस पूरे का लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हमें पूरे पाथ को क्या करना पड़ेगा, छोटे इन्फिनिटेसिमल लाइन सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्हीं में से एक दूसरा लाइन सेगमेंट है A2 और A3 के बीच में, देखिए ये रहा। अब एक दूसरा लाइन सेगमेंट है यहां A2 और A3 के बीच में। ठीक है, अब इन पॉइंट के इस लाइन सेगमेंट को मैंने यहाँ वेक्टर लगाना भूल गया मैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, चूंकि इन्फिनिटेसिमल लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर से डिनोट करते हैं, यहाँ इसके ऊपर वेक्टर लगा लीजिएगा। तो अब हमें इस लाइन सेगमेंट के लिए भी वही ऑपरेशन करना पड़ेगा, मीन्स चेंज इन टी देखना है, टेम्परेचर में चेंज देखना है। तो आपके पास ऑपरेशन क्या होगा, डेल टी डॉट इस टाइम dl2, चूंकि हमारे पास लेंथ क्या है इस बार, dl2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, t एट A3 जो एंड पॉइंट है माइनस t एट A2 जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर हम तीसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, यहां पॉइंट मान सकते हैं A4। फिर से हमें इसे दोहराना पड़े तो हम क्या करेंगे, अब की बार मान लीजिए यहां एक चौथा लाइन सेगमेंट है A4 और इसका नाम है dl3। तो अब की बार क्या हो जाएगा ऑपरेशन, डेल टी डॉट dl3 इक्वल टू टी A4 माइनस टी A3, ये हो जाएगा। क्लियर। तो अगर हम फिर एक अन्य, यहां हमने A4 मान लिया और ये लास्ट पॉइंट हो गया A5। ठीक है, तो A5 के लिए भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो अगेन अगर हमें A1 से स्टार्ट करके हम यहां पहुंच गए, इस पूरे लाइन सेगमेंट के लिए हमने किस में इंक्रीमेंट निकाल दिए, फंक्शन t में, चूंकि अभी हमारा स्केलर फंक्शन कितना माना हुआ है हमने, t माना हुआ है। ठीक है, तो इसमें पूरे पाथ के लिए हमने इसके इंक्रीमेंट्स निकाल दिए। तो अगर हम अब टोटल इंक्रीमेंट फाइल करना चाहते हैं A1 से A5 के बीच का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लाइन सेगमेंट के लिए इंक्रीमेंट प्लस दूसरे लाइन सेगमेंट के लिए इंक्रीमेंट प्लस तीसरे लाइन सेगमेंट के लिए प्लस चौथे लाइन सेगमेंट के लिए प्लस पांचवें लाइन सेगमेंट के लिए, और ऐसा काम हमें ये पूरे पाथ के लिए करना पड़ेगा। कहाँ से, ए से और बी के। जब इन पूरे लाइन सेगमेंट के इंक्रीमेंट्स को हम जोड़ देंगे तो पूरे पाथ के लिए हमें टोटल चेंज मिल जाएगा, किसमें, फंक्शन टी में। ये है स्ट्रेटजी। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको मिलता क्या है, अब इन दोनों लाइन सेगमेंट को चूंकि दो ही रिजल्ट ड्राइव किए हुए हैं तो उसी से आपको अंदाजा आ जाएगा आपको करना क्या है। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करना चाहते हैं कि टोटल चेंज फाइंड करना चाहते हैं टी में, इन दोनों लाइन सेगमेंट के लिए। किन के लिए, इस पाथ के लिए A1 से A3 के बीच में ये टोटल चेंज देखना चाहते हैं कि ये टोटल चेंज कितना आया। ठीक है, तो टोटल चेंज देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A1 और A2 के बीच में कितना चेंज आया प्लस A2 और A3 के बीच में कितना चेंज आया, उसके दोनों के कंट्रीब्यूशन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो वही हम कर रहे हैं कि आप इस जो ये दो इक्वेशन है, ये और ये, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ दें तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारे पास सीधा सीधा क्या बन जाएगा, A1 to A3 डेल टी डॉट DL। लेकिन जो राइट हैंड साइड है, जब उन्हें आप ऐड करते हैं तो जो A2 वाला कंट्रीब्यूशन है वो पहले इंटीग्रल के लिए, तो पहले जो फंक्शन हमने ऑपरेट किया था, पहली जो फंडामेंटल थ्योरम हमने लगाई थी, उस ऑपरेशन के लिए तो आता है पॉजिटिव। लेकिन जब दूसरे सेगमेंट के लिए हम इसे लेते हैं तो यहाँ हमारे पास ये फंक्शन क्या आता है, नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है उसमें से नेगेटिव कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आता है TA3 माइनस TA1। ठीक है, तो ये हमें क्या दिखाता है, फ्रॉम वेयर वी एंड अप टू वेयर वी स्टार्ट। ठीक है, यानी कि
जहां से हमने शुरू किया था, टी, हमारे पास रिजल्ट आया टी A3 माइनस टी A1। ये राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड को अभी डिस्कस करेंगे, पर राइट हैंड साइड पे अगर आप कंसंट्रेट करें तो आपके पास रिजल्ट है TA3 माइनस TA1, जो हमें क्या दिखा रहा है कि अगर आप A1 से A2 तक जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आएगा TA2 माइनस TA1। A2 से A3 तक जाते हैं तो कंट्रीब्यूशन आएगा राइट हैंड साइड का TA3 माइनस TA2। लेकिन अगर आप A1 से A3 तक एक ही पाथ मान लें तब कंट्रीब्यूशन एंड पॉइंट का आएगा, इस बीच वाले पॉइंट का कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं जो A2 का कंट्रीब्यूशन है यहां बीच में, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। केवल जो इंटीग्रल है, जो राइट हैंड साइड है, वो किस पे डिपेंड करती है, एंड पॉइंट पे, यानी जहां से स्टार्ट किया और जहां पे हमने खत्म किया। तो यही तो स्टेटमेंट है फंडामेंटल थ्योरम का, यही स्टेटमेंट नहीं है। कहां से शुरू हो रही है लिमिट, ए से, कहां तक जा रही है लिमिट, बी तक। तो जो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि जो फंक्शन की वैल्यू है बी पे, उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो फंक्शन की वैल्यू है ए पे, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है एंड पॉइंट पे, उसे आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए जो फंक्शन की वैल्यू है स्टार्टिंग पॉइंट पे। दैट इज द पॉइंट, वी हैव टू बी ग्रैब्ड इट। ओके, तो ये हमने किया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, जो इक्वेशन निकल के आई वो ये आई। यानी अगर ये तो केवल 2 पॉइंट A1 और A3 के बीच में था, लेकिन इस पूरी फिगर को हम क्या कर सकते हैं, इसे बहुत सारे छोटे 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 इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। और पहले इसका देखिए, पहले मान लीजिए इसका और इसका ऐसे हमने ब्रेक कर दिया। पहले हम इनके बीच में इंक्रीमेंट देखेंगे, फिर इसके बीच में, जैसे ही हम इसके बीच में इंक्रीमेंट देखेंगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। फिर इसी तरह से ये वाली वैल्यू कैंसिल, फिर इसी तरह से यहाँ जो फंक्शन का कंट्रीब्यूशन, ये कैंसिल होते चले जाएंगे। और क्या बचेगा लास्ट में, लिमिट ए और बी के बीच में। यानी आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ वैल्यू आई फंक्शन की TA, ठीक है, यहाँ कोई भी एक पॉइंट है, मान लीजिए नंबर 1 पॉइंट, यहाँ माइनस कैसे आएगी वैल्यू, इस पॉइंट को आप मान रहे हैं 1 पॉइंट, तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, T1 माइनस TA। फिर दूसरा पॉइंट, इसके लिए कैसे निकालेंगे, इन दोनों के बीच में, इस लाइन सेगमेंट के लिए कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। फिर यहाँ ये तीसरा पॉइंट हुआ, इसके लिए कैसे वैल्यू निकलेगी, इस पॉइंट पे T3 माइनस T2। अगर आप देखें अब, और इन तीनों इक्वेशन को आप ऐड करें और फिर आप बी तक पहुंचे लास्ट में, तो अब लास्ट में जो बी तक, बी इस सेगमेंट के लिए वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी TB माइनस T4। तो कंट्रीब्यूशन अगर सारा ऐड, पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन आप ऐड करेंगे तो T1 से T1 कैंसिल, T4 से T4 कैंसिल, T3 से T3 कैंसिल, ठीक है, सारे कंट्रीब्यूशन कैंसिल हो जाएंगे। केवल किसका कंट्रीब्यूशन बचेगा, एक ए वाला बचेगा और एक बी वाला बचेंगे, जो क्या है, इस फंक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू और इस फंक्शन की जो एंड पॉइंट पे वैल्यू है वो बचेगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट है वो हमें यही बताती है कि आप अगर किसी फंक्शन की किसी गिवन लिमिट्स के बीच में वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। या तो आप उस फंक्शन जिन लिमिट्स के बीच में, उन लिमिट्स को बहुत छोटे छोटे इन्फ्लेटिजिबल लाइन सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए और प्रत्येक लाइन सेगमेंट के लिए उस फंक्शन की वैल्यू निकाल दीजिए और फिर सारी की सारी जितने भी इंक्रीमेंट्स आते हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि आप उस फंक्शन के जो एक्सट्रीम पॉइंट है और एंड पॉइंट है, एक्सट्रीम पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों पे वैल्यूज कैलकुलेट कीजिए। जो एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू है उसको आप स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जो सेम रिजल्ट आपके पास लेफ्ट हैंड साइड करके आएगा वही सेम रिजल्ट आपके पास राइट हैंड साइड से भी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, अब
अगर ये तो एक स्पेशल कैटेगरी हुई, स्पेशल कैटेगरी किस फॉर्म में कि जरूरी थोड़ा ही ना कि हर बार आपको जो आपका वेक्टर फंक्शन है, चूंकि आपको अगर लाइन इंटीग्रल के रूप में लिखना है इसको, ठीक है, तो लाइन इंटीग्रल के रूप में चूंकि चेंज आपको टी में देखना था और चेंज इन टी देखने के लिए आपने इसको इस तरह से लिखा, तो हर बार जरूरी थोड़ा ही ना है कि आपके पास हमेशा जो लाइन इंटीग्रल होगा वो डाइवर्जेंस की फॉर्म में लिखा होगा, या वो हर बार ग्रेडियंट की फॉर्म में लिखा होगा, या वो हर बार वेक्टर की कर्ल की फॉर्म में लिखा होगा। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई जनरल आपके पास वेक्टर क्वांटिटी हो। तो अगर आपके पास कोई जनरल आर्बिट्रेरी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए जो ए से बी तक का आप लाइन इंटीग्रल करते हैं उस आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड का, तो वो अगर पाथ अलग है, यहाँ से यहाँ गए आप पहले रास्ते से ए से बी तक और फिर आप पहुंचे इस रास्ते से ए से बी तक, तो जो दोनों का वैल्यूज है, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग होगा। यानी फिर से वही बात आ रही है कि लाइन इंटीग्रल इज पाथ डिपेंडेंट। ओके, लेकिन अगर आप इस ऑपरेशन को ग्रेडियंट इंटीग्रेशन के रूप में करते हैं तब फिर ये कंट्रीब्यूशन पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है, पाथ डिपेंडेंट नहीं रहता है। यानी किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर फील्ड के लिए अगर आप किसी फंक्शन का, किसी वेक्टर फंक्शन का लाइन इंटीग्रल करते हैं तो वो पाथ डिपेंडेंट होता है, लेकिन ग्रेडियंट के फॉर्म में अगर उस फंक्शन को लिखकर आप उसका लाइन इंटीग्रेट करते हैं तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अगर पाथ इंडिपेंडेंट के बारे में अगर बात कर रहे हैं, because the right hand side of the line integral of the gradient depend only on the end point known on the path followed। ये पॉइंट है इसमें कि ये इसलिए हो रहा है ए और बी के बीच में, जब आप उसी फंक्शन को, ये वही फंक्शन है लेकिन इस बार आपने किसके रूप में लिखा है? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर के रूप में। जैसे आप मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है ई, आपको पता है इसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं? माइनस डेल वी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे आप? अगर आपको E डॉट dl निकालना है इस रास्ते से, ये पहले वाला, और फिर आप E डॉट dl की वैल्यू किसके, कौन से निकालें? सेकंड से, सेकंड पाथ से आप फिर से कैलकुलेट कर दें लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम ही वेक्टर फील्ड है आपके पास, आप ये जानते हैं कि इस वेक्टर फील्ड को मैं कैसे लिख सकता हूं? नेगेटिव डाइवर्जेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप इसको इस तरह से लिखते हो, ये फर्स्ट पाथ है क्या? डाइवर्जेंस ऑफ फील्ड डॉट dl इक्वल टू सेकेंड पाथ के अलोंग डेल v डॉट dl, तब ये दोनों बराबर होते हैं। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो हमें ये समझाती है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो केवल एंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। बीच वाले से उसने क्या पाथ फॉलो किया उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये जो फंक्शन है केवल टी बी माइनस टी ए पे डिपेंड करेगा, चाहे आप पहले रास्ते से जाएं तब भी टी बी माइनस टी ए पे डिपेंड करता है, चाहे आप सेकंड रास्ते से जाएं तब भी ये टी बी माइनस टी ए पे ही डिपेंड करेगा। दैट इज द पॉइंट। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। We know that those fields which can be write as the gradient of some scalar are conservative। कंजर्वेटिव होते हैं वो फील्ड्स जिन्हें हम किसी भी स्केलर के ग्रेडियंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल दिए गए हैं आपको यहाँ। इस फील्ड को भी हम
क्लोज पाथ के रूप में हम 0 लिख देते हैं समटाइम्स, ये एंड पॉइंट की वैल्यू है इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। देखिए, तो दोज फील्ड्स आर कंजर्वेटिव विच कैन बी रिटर्न एज द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर। ओके, कंजर्वेटिव फील्ड या फोर्स, ठीक है। और ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड जो हैं वो पाथ इंडिपेंडेंट होते क्यों हैं, तो यहाँ से इस फिगर से आपको पता लगेगा। देखिए, कोई अगर ये क्लोज्ड, ये सर्कल देख रहे हो आप यहाँ, ये सर्कल हमें क्या बताता है कि आपने इस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल किया क्लोज्ड पाथ के अकॉर्डेंस में। तो अगर आप किसी क्लोज्ड पाथ के अकॉर्डेंस में इसका लाइन इंटीग्रल करते हैं तो आपको जो राइट हैंड साइड है वो 0 मिलेगी। कारण है क्योंकि जो राइट हैंड साइड है और फंक्शन t है तो क्या आएगा, TB माइनस TA अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। लेकिन चूंकि वो क्लोज्ड पाथ है, आप A से B तक ऐसे गए और B से A तक ऐसे वापस आ गए, तो जो A से चले थे A से ही वापस आ गए, यानी TB की जगह भी क्या आ जाएगा, TA माइनस TA। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 0। तो क्लोज्ड पाथ के लिए जो लाइन इंटीग्रल होता है, अगर आपने उसे ग्रेडियंट फॉर्म में लिखा है किसी स्केलर की, तो वो 0 होता है क्लोज्ड पाथ के लिए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की अगर बात करें हम, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हमें ये सिखाती है, ये थ्योरम हमें बता क्या रही है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी इसकी दी है ग्रिफिथ की बुक में, कि अगर आप किसी बिल्डिंग की हाइट को मेज़र करना चाहते हैं, मान लीजिए ये आपके पास एक बिल्डिंग है और इसकी हाइट आप मेज़र करना चाहते हैं, तो ये 7 मंजिल की बिल्डिंग है। तो इसके तरीके 2 हैं हमारे पास इसकी हाइट को मेज़र करने के लिए। पहला तरीका यह है कि आप पहली मंजिल पे जाएं, हाइट नोट कर ली, फिर दूसरी मंजिल पे जाए, फिर दूसरी मंजिल की हाइट नोट कर ली, फिर तीसरी मंजिल पे जाएं, तीसरी मंजिल की हाइट नोट कर ली, और इस तरह से आप टॉप पर पहुंचे, 7वीं मंजिल पर पहुंच जाएं, तो आपको पूरी बिल्डिंग की 7 मंजिल की हाइट पता लग जाएगी। ये पहला लेफ्ट हैंड साइड है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की। यानी आप स्मॉल इंक्रीमेंट देखते जाएं कि पहली मंजिल की हाइट प्लस दूसरी मंजिल की हाइट प्लस तीसरी मंजिल की हाइट प्लस चौथी मंजिल की हाइट प्लस 5वीं प्लस 6वीं प्लस 7वीं, और इन सारी हाइट को आपस में क्या कर दें, जोड़ दें, तो आपको पूरी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड है किसकी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फ्रॉम लिमिट A to B, फ्रॉम हाइट 0 to 7, यहां देखिए 0 to 7 तक जाना है आपको और इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। पहली मंजिल की हाइट देख लो, पहली मंजिल पे कितना इंक्रीमेंट आया हाइट में, दूसरी मंजिल पे कितना इंक्रीमेंट आया, तीसरी मंजिल पे कितना आया, चौथी पे कितना आया, 5वीं पे कितना आया, 6वीं पे कितना आया, 7वीं पे, सबके इंक्रीमेंट को क्या कर दें, जोड़ दें। तो इंटीग्रेशन क्या काम कर रहे हैं, यहाँ जोड़ने का ही तो काम कर रहा है। अब राइट हैंड साइड को देखें, तो राइट हैंड साइड दूसरा तरीका क्या है बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करने का, कि एक अल्टीमीटर लीजिए और आप क्या कीजिए, उसकी ग्राउंड पे रखिए, और कहाँ रखिए आप, 7वीं मंजिल पे, और जो 7वीं मंजिल की हाइट है उसे ग्राउंड में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके पास बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है बिल्डिंग का और जो एंड पॉइंट है बिल्डिंग का, जो स्टार्टिंग पॉइंट है फंक्शन का और जो एंड पॉइंट है फंक्शन का, उन दोनों को क्या करें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें, आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें। समझ रहे हो? तो ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है वो हमें बताती है कि 2 तरीके हैं हमारे पास किसी भी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट करने के। तो पहला तो है ये कि पहली मंजिल की हाइट प्लस दूसरी मंजिल की हाइट प्लस तीसरी मंजिल प्लस चौथी और 7वीं तक टोटल हाइट आपको पता लगी। या दूसरा एक अल्टीमीटर लें आप, पहली ग्राउंड से 0 से, और आप 7वीं मंजिल की हाइट से
ग्राउंड की हाइट जहाँ भी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको पूरी के पूरी बिल्डिंग की हाइट कैलकुलेट हो जाएगी. तो दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ calculus. So dear student, that's all for now. Meet you in another lecture.